हेलो दोस्तों, मैं धनंजय गुप्ता आपका स्वागत करता हूं आज एक नई वीडियो में। आज के इस वीडियो की हमारी टॉपिक है मरकरी सेल, जिसको हिंदी में आप लिखेंगे मर्क्यूरी सेल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मरकरी सेल की संरचना और इसमें होने वाली अभिक्रियाओं को लेकर। वीडियो आप लास्ट तक देखें, क्योंकि लास्ट में मैंने इसकी अभिक्रियाओं को बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से आपको समझाया है ताकि ये अभिक्रियाएँ आपको याद रहें। तो चलिए अब बिना समय गंवाए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि मरकरी सेल होता क्या है। यहाँ पर मैंने आपको एक इमेज दिखाया है। आप इस इमेज में कुछ सेल दिख रहे हैं जो छोटे छोटे आकार के हैं। इनके यदि आकार की बात करें तो ये कुछ बटन के आकार से मिल रहे हैं, इसलिए कुछ लोग इन सेलों को बटन सेल कहते हैं। और इन्हीं सेल के लिए यहाँ पर नाम हमने यूज किया है मरकरी सेल। इन सेल का प्रयोग आपकी कलाई घड़ी में होता है। कई बार आपके साथ ऐसा हुआ होगा कि आपकी कलाई घड़ी का जो सेल है वो डाउन हो गया होगा, घड़ी आपकी बंद हो गई होगी, तो आप दुकान पे गए होंगे और दुकानदार ने आपकी घड़ी के सेल को निकाल कर वहाँ पे एक नया सेल लगा दिया होगा और उस पुराने सेल को फेंक दिया होगा। कहने का अर्थ ये है कि जो मरकरी सेल है इसको पुनः चार्ज नहीं किया जाता है। और आपको पिछली वीडियो में मैंने समझाया था कि ऐसे सेल जिन्हें चार्ज न किया जा सके उनको कहते हैं प्राथमिक सेल। और एक एग्जाम्पल भी आप पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं, लैक्लांसे सेल। तो मरकरी सेल प्राथमिक सेल का एक दूसरा उदाहरण है। तो चलिए कुछ पॉइंट्स इसके बारे में लिखते हैं। तो मरकरी सेल का विभव 1.35 वोल्ट होता है। मरकरी सेल श्रवण यंत्र मीन्स होता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें कान से कम सुनाई देता है तो वो सुनने वाली मशीन का उपयोग करते हैं जिसको हम श्रवण यंत्र कहते हैं। घड़ियों मीन्स कलाई घड़ी की बात यहाँ पर हो रही है। आदि जैसी विद्युत की कम मात्रा की आवश्यकता वाली युक्तियों के लिए उपयुक्त होती है। अब हम बात करेंगे मरकरी सेल की संरचना पर। तो मरकरी सेल बनाने के लिए सबसे पहले हम लेते हैं एक सेल केन, यानी कि एक डिब्बा लेते हैं, जिसको यहाँ पर हम नाम दे रहे हैं सेल केन। आप जानते हैं केन मीन्स डिब्बा ही होता है। और इस डिब्बे में सबसे पहले हम एक गाढ़ा पेस्ट भरते हैं और यह पेस्ट होता है मर्क्यूरिक ऑक्साइड और कार्बन का। और यह पेस्ट इस सेल के कैथोड का भी कार्य करता है। तो देखिए यहाँ पर मैंने नाम लिख दिया है कि HgO और कार्बन का पेस्ट है जो सेल के कैथोड का कार्य करेगा। फिर इसके बाद एक दूसरा पेस्ट हम भरते हैं जो यहाँ पर आपको पीले रंग से दिखाया गया है। यह पेस्ट है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और जिंक ऑक्साइड का। और यह जो पेस्ट है यह इस सेल के विद्युत अपघट्य का कार्य करता है, जिसके लिए यहाँ पर हम लोगों ने पृथक्कारी शब्द का उपयोग किया है। इसके बाद हम एक तीसरा पेस्ट भरते हैं इस डिब्बे में, और तीसरा पेस्ट जो है वो है जिंक अमलगम का। और जिंक अमलगम का ये जिंक अमलगम का पेस्ट नहीं, आप जानते हैं जिंक अमलगम जो है वो एनोड का कार्य करेगा। दोस्तों अमलगम मीन्स आप पढ़े होंगे क्लास 11th में या अपने छोटे क्लास में कि जब किसी धातु के साथ एक दूसरी धातु हो और दूसरी धातु जो हो वो पारा हो, तो उन दोनों के मिश्रण से जो चीज़ें बनती हैं उसको हम कहते हैं अमलगम। तो जब जिंक के साथ पारा मिला होता है तो उसको कहते हैं जिंक अमलगम। तो यहाँ पर जिंक अमलगम को हमने भरा है जो कि सेल के एनोड का कार्य कर रहा है। इसके बाद हम सेल केन को बंद कर देते हैं, कैप लगा देंगे और इस कैप के लिए हम नाम देंगे एनोड कैप, या हिंदी में कहेंगे एनोड टोपी, क्योंकि ये एनोड के सीधा कांटेक्ट में है। आप देख रहे हैं जिंक अमलगम जो है ये एनोड का काम कर रहा है, उसके सीधा कांटेक्ट में ये कैप है, इसलिए इसको एनोड कैप कहेंगे। तो यह हो गया मरकरी सेल की संरचना। अब आपका मरकरी सेल बनके तैयार है। तो जैसे जैसे आपने इसको बनाया वही चीज़ें आप यदि लिख दें तो इसके बारे में आपका जो लैंग्वेज होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए लिखते हैं, इसको लिखेंगे कैसे। तो देखिए यहाँ पर मैंने लिख दिया है मरकरी सेल में एक पात्र जिसको सेल केन कहते हैं में HgO यानी मर्क्यूरिक ऑक्साइड और कार्बन का पेस्ट भरा होता है जो सेल के कैथोड का कार्य करता है। इसके ऊपर KOH और ZnO का पेस्ट उपस्थित होता है जो सेल का विद्युत अपघट्य होता है। फिर जिंक अमलगम की परत होती है जो एनोड का कार्य करती है। सेल के ऊपरी सिरे को यानी सेल केन को एक कैप से बंद कर दिया गया होता है जिसे एनोड टोपी कहते हैं। तो जैसे हमने बनाया ठीक वही बात हमने यहाँ पर लिख दिया है। दोस्तों यदि आप NCERT बुक को देखें तो आपको मरकरी सेल की एक इस प्रकार का इमेज दिखाया गया है।
आप चाहें तो इस फिगर को तैयार कर सकते हैं अपने एग्जाम में बनाने के लिए। तो यहाँ पर हमने बात कर पूरी की है संरचना को लेकर। अब हम बात करेंगे मरकरी सेल की अभिक्रिया पर। तो देखिए हेडिंग मैंने लिख दिया मर्क्यूरी सेल की अभिक्रिया। आप जानते हैं किसी भी सेल में रेडॉक्स अभिक्रिया होती है, जिसमें कुछ आधी अभिक्रिया कैथोड पर होती है और आधी अभिक्रिया एनोड पर होती है। फिर दोनों को जोड़ के हम सेल अभिक्रिया प्राप्त कर सकते हैं। तो ठीक इसी प्रकार से इसको हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे एनोड अभिक्रिया की। तो दोस्तों यदि आपको संरचना में आप थोड़ा ध्यान लगाएं संरचना में, तो आपको पता है कि एनोड जो है वो जिंक अमलगम है। तो एनोड में उपस्थित जो जिंक है ये 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है और जिंक आयन का निर्माण करता है। लेकिन ध्यान रखें यहाँ जिंक आयन आयन के रूप में नहीं बनेगा, बल्कि जिंक ऑक्साइड के रूप में बनेगा। ऑक्सीकरण संख्या से आप समझ सकते हैं, देखिए यहाँ पे जिंक 0 से धन 2 अवस्था में आ गया है। ऑक्सीकरण संख्या निकालना आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा। यहाँ पे ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या -2 और जिंक का x रख के निकालिए तो +2 आएगा जिंक की ऑक्सीकरण संख्या। तो आपको ये रिएक्शन ध्यान रखना है। अभी आप इसको बस ऐसे ही एक बार पढ़ लें। अभी मैं आपको आगे जब समझाऊंगा तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी और इस रिएक्शन को रटने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। तो ये एनोड अभिक्रिया है। एनोड अभिक्रिया में आपको ध्यान क्या रखना है कि जिंक ऑक्साइड में कन्वर्ट होता है। और कैथोड अभिक्रिया में आपको ध्यान रखना है कि मर्क्यूरिक ऑक्साइड जो है मरकरी में कन्वर्ट होता है। यहाँ पर देखिए जिंक 0 से धन 2 पर गया है और यहाँ पे मरकरी धन 2 से 0 ऑक्सीकरण अवस्था में आया है। ये है आपकी कैथोड अभिक्रिया। मैंने कहा आपको रिएक्शन को लेकर बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। आगे अगले पेज पे मैं आपको रिएक्शन बहुत सिस्टमेटिक तरीके से समझाने वाला हूँ। और यदि इन दोनों अभिक्रियाओं को हम जोड़ दें तो हमको मिल जाएगा सेल अभिक्रिया। तो दोनों अभिक्रियाओं को जोड़ने में ऐसे रिएक्टेंट या प्रोडक्ट जो हों जो कैंसिल होने वाले हों उसको काट देते हैं। तो देखिए यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन रिएक्टेंट साइड में हैं और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन प्रोडक्ट के रूप में हैं, तो इसको कैंसिल कर देंगे। यहाँ पर देखिए जो OH आयन है 2 हाइड्रोक्साइड आयन ये रिएक्टेंट है और यहाँ पे 2 हाइड्रोक्साइड आयन प्रोडक्ट हैं, तो दोनों को एक दूसरे से कैंसिल कर देंगे। और साथ में वाटर भी कैंसिल हो रहा है, इसको भी कैंसिल कर देंगे और बाकी जो बचा उसको हम लिख देते हैं। तो देखिए यहाँ से बचा जिंक, यहाँ से बचा HgO, तो रिएक्टेंट की तरफ हो गया जिंक और HgO। प्रोडक्ट साइड में आपका बच रहा है जिंक ऑक्साइड और Hg। क्योंकि ये अभिक्रिया आपको प्राप्त हुई है कैथोड अभिक्रिया और एनोड अभिक्रिया को जोड़कर, तो इसलिए इसको हम कहेंगे सेल अभिक्रिया। बात क्लियर है आपको? ये यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। तो कहने का अर्थ ये है कि आपको ध्यान रखना है कि एनोड अभिक्रिया क्या है, कैथोड अभिक्रिया क्या है। आपको इसको रटने की जरूरत नहीं है। और दूसरी बात मैंने बताया कि आपको इन दोनों को भी रटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं आगे आपको बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से समझाने वाला हूँ। तो चलिए अब हम इन अभिक्रियाओं को समझने की कोशिश करते हैं और पहले हम समझते हैं मरकरी सेल की एनोड अभिक्रिया को। मैंने कहा कि एक बात आपको ध्यान रखना होगा एनोड अभिक्रिया में कि जिंक ऑक्साइड में कन्वर्ट होता है। इतना ही बस आपको ध्यान रखना है और काफ़ी आसान है। देखिए जिंक ऑक्साइड में कन्वर्ट होगा तो एनोड अभिक्रिया, और कैथोड अभिक्रिया में मर्क्यूरिक ऑक्साइड होगा मरकरी में कन्वर्ट होगा। तो दोनों एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं, आप आसानी से याद रख सकते हैं। तो जिंक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहा है। इससे पहले कि ये रिएक्शन मैं समझाऊं, मैंने आपको एक बात बताया था कि मरकरी सेल नाम क्यों पड़ा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे मर्क्यूरिक ऑक्साइड मरकरी, मतलब जिंक अमलगम में मरकरी है जिसका उपयोग किया जा रहा है, इसलिए इसको हम मरकरी सेल कहते हैं। तो चलिए इस रिएक्शन को अब कंप्लीट करते हैं। तो आपने क्लास 11th में ऐसे हाफ रिएक्शन को बैलेंस करना सीखा होगा। तो देखिए यहाँ पर पहले हम एटम को बैलेंस करेंगे। तो जिंक परमाणु एक इधर है, इधर भी एक जिंक का परमाणु है, ये तो बैलेंस है। लेकिन प्रोडक्ट साइड में ऑक्सीजन है, जबकि इधर की तरफ यानी रिएक्टेंट साइड में ऑक्सीजन नहीं। तो ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए हम वाटर का यूज करेंगे। देखिए यहाँ पर H2O का यूज किया गया, और यदि इधर H2O का यूज कर दिए तो ऑक्सीजन तो बैलेंस हुआ, लेकिन इधर 2 हाइड्रोजन बढ़ गए। तो इधर की तरफ हम प्रोडक्ट की तरफ 2 हाइड्रोजन आयन लगा लेते हैं। तो इस प्रकार एटम बैलेंस हो गया। अब हम चार्ज बैलेंस करेंगे। तो देखिए रिएक्टेंट साइड का चार्ज 0 और प्रोडक्ट साइड का चार्ज है +2, क्योंकि एक हाइड्रोजन का चार्ज 1 धन है तो 2 हाइड्रोजन है तो +2 चार्ज हो जाएगा। तो चार्ज बैलेंस करने के लिए इलेक्ट्रॉन का यूज करते हैं। तो यदि प्रोडक्ट साइड में हम 2 इलेक्ट्रॉन लगा दें तो ये 2 + 2 - से कैंसिल होकर प्रोडक्ट साइड का भी चार्ज
नेट चार्ज 0 हो जाएगा और रिएक्टेंट साइड का चार्ज पहले से 0 है। तो अब देखें दोनों साइड के चार्ज भी बैलेंस हो चुके हैं। बट एक दिक्कत यहाँ पर है कि जो सेल है वहाँ पर हमने KOH का प्रयोग किया है, जो कि एक बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है, यानी क्षार है। और यहाँ पे रिएक्शन में हमने H+ का उपयोग किया। तो रिएक्शन को तो हमने अम्लीय माध्यम में बैलेंस किया, जबकि सेल का माध्यम क्षारीय है। तो क्षारीय माध्यम में कन्वर्ट करने के लिए मैंने क्लास 11th में आपको पढ़ाया था कि जितने हाइड्रोजन आयन लगे हों रिएक्शन में, ठीक उतने ही OH आयन का उपयोग करें। तो देखिए यहाँ पर कहीं सेल में आपको हाइड्रोजन आयन दिख रहे हैं, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन आयन दिख रहे हैं। तो इसको क्षारीय माध्यम में कन्वर्ट करने के लिए हम यहाँ पे 2 हाइड्रोक्साइड आयन का यूज करेंगे। और यदि प्रोडक्ट साइड में हमने यूज कर लिया है तो साथ में रिएक्टेंट साइड में भी यूज करना होगा, ताकि रिएक्शन बैलेंस रहे। अब उसके बाद यहाँ के हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन आपस में जुड़ जाएंगे और जल में बदल जाएंगे, यानी जल का निर्माण करेंगे। तो हमारे पास अब रिएक्शन मिलेगा। देखिए यहाँ पे जिंक है, वाटर है और 2OH- हमने लिख लिया। यहाँ से देखिए जिंक ऑक्साइड और यहाँ पे 2H और 2OH मिलकर 2H2O बन गए और 2 इलेक्ट्रॉन जैसे ऊपर था, इसको हमने यहाँ पे लिख लिया। अब इस रिएक्शन में जो कैंसिल होने वाली चीज़ें हैं उसको कैंसिल करते हैं। तो देखिए रिएक्टेंट साइड में वाटर का 1 मॉलिक्यूल है, प्रोडक्ट साइड में 2 मॉलिक्यूल है। तो यहाँ से 1 वाटर मॉलिक्यूल प्रोडक्ट साइड की 1 वाटर मॉलिक्यूल को कैंसिल कर देगा। तो अब जो कुछ भी बचा उसको लिखते हैं। तो यहाँ से बच गया जिंक, यहाँ से बच गया 2OH-, ये वाटर कैंसिल हो चुका है। यहाँ से बचा जिंक ऑक्साइड, यहाँ से बचा 1 H2O और ये 2 इलेक्ट्रॉन बच गए हैं। तो इसको हम लिख देते हैं 2E-। अब यही अभिक्रिया आपकी एनोड अभिक्रिया है, आपके सेल की एनोड अभिक्रिया है। तो इस प्रकार से आप एनोड अभिक्रिया को रटे ना, बस आप इतना ध्यान रखिए कि जिंक को जिंक ऑक्साइड में कन्वर्ट करना है, खुद बैलेंस करें और रिएक्शन तक पहुंचना है। और ठीक ऐसे ही आप कैथोड अभिक्रिया को भी समझ सकते हैं। वीडियो काफ़ी लंबी हो रही थी, इसलिए मैंने बस एनोड अभिक्रिया को ही यहाँ पे समझाया है। एक दूसरी वीडियो मैं बनाऊंगा जिसमें दोनों अभिक्रियाओं को आपको दोबारा अच्छे से समझाऊंगा, ताकि कोई दिक्कत ना हो। आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। यदि वीडियो आपको पसंद आए, वीडियो से आपको लाभ होता है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आज के लिए बस इतना ही।